देखिए, वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस के बारे में कि जो आपका ट्रैक होता है या फिर जो OHE है उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जनरली यहाँ पे दो वे होता है मेंटेनेंस का कि पहला तो एक आप फुट मतलब पैदल चल के आपको चेक करना है और दूसरा बाय इंस्पेक्शन कार। ठीक है, तो ऐसा किया जाता है कि आप जो देखते होंगे लाइनमैन होता है, जो कि आप ग्रुप डी की बात करते हैं, ठीक ना। तो जो लाइनमैन होता है या टेक्नीशियन होता है, ठीक है, ग्रुप डी में जो आते हैं वर्कर लगभग वही चेक करते हैं सारा, ठीक ना, पूरा का पूरा। और उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं हायर अथॉरिटी, जैसे जो सुपरवाइज़र होगा या इंजीनियर होगा, ठीक है, वो उसको चेक करते हैं। ठीक, तो क्या किया जाता है यहाँ पे कि अर्धवार्षिक कह सकते हैं, फोर्टनाइटली जो लाइनमैन होता है उसको चेक करता है, चाहे वो अपना चल के चेक करे, जैसे भी चेक करना हो, चल के जाएगा और विजुअली चेक करेगा कि कौन सा पार्ट फॉल्टी है या नहीं है वो चीज़। और उसी चीज़ को फिर क्या करेगा, जो इंजीनियर होता है वह चेक करेगा जाके कि क्या जो रिपोर्ट सबमिट किया है, मतलब जो लाइनमैन चेक किया था कि जैसे OHE का सब जगह देख लिया उसने कि चेक किया, तो नोट करेगा ना कि हाँ सही है, यहाँ पे जिस लाइन में था उस लाइन में सही है, ट्रैक सही है, आपका हर चीज़ जो होगा वो आपका सही है। तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर को देगा, जो इंजीनियर होगा। ठीक है, अब इंजीनियर क्या करेगा, उस चीज़ को वेरीफाई करेगा, तो वह क्या होता है फिर वो भी हमारा वेरीफाई करने के लिए बढ़ता है। अगर वह रिपोर्ट को चेक करेगा, मिलाएगा कि हाँ जो उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है वह वाकई में सही है या गलत है। अगर सही है तब तो सही है, अगर गलत है रिपोर्ट में या किसी तरह का कोई फॉल्ट पाता है हुआ, तो फिर लाइनमैन को बताएगा और लाइनमैन उसको फिर क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। ये एक मेथड हो गया बाय चल के, जिसको फुट में आप देखते होंगे कभी कि ट्रैक पे जो है ना एक छोटा सा गाड़ी लेके चला रहा है, रन कर रहा है कुछ इस तरह से, तो वो ट्रैक मेंटेनेंस हो गया। ठीक उसी प्रकार से OHE के लिए भी किया जाता है। अब एक दूसरा हो जाता है बाय इंस्पेक्शन कार। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन कार। इंस्पेक्शन कार में क्या होता है कि आपका जो ट्रेन होता है, डमी ट्रेन बनाया जाता है। डमी ट्रेन बना के हम लोग क्या करते हैं, उसमें डीजल इंजन लगाते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं लगाएंगे, डीजल लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक से आप OHE को आपको चेक करना है ना। तो OHE चेक करेंगे आप, मान लीजिए, तो कैसे चेक करेंगे, उसमें जब सप्लाई रहेगा तो आप अगर सप्लाई उसमें रहेगा ही ऑलरेडी, तो फिर आपको चेक करने में परेशानी, फॉल्ट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो डीजल इंजन या फिर उसके साथ में एक रिकॉर्डिंग कार लगा लेते हैं और उसको जो भी आपका OHE लगा हुआ है, डीजल इंजन के सहारे हमारा इंजन रन करेगा। ठीक है, और फिर पेंटोग्राफ के सहारे आपका वो बस चेक करते जाएगा कि स्मूथ है कि नहीं है, आपका किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अगर मान लीजिए उसमें कोई डैमेजेज है या फॉल्ट है तो उस चीज़ को वो देखेगा और वहीं पे वो क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा। तो ये काम कैसे होगा, इंस्पेक्शन कार के सहारे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेक करते हैं, उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, तो इंस्पेक्शन ऑफ OHE जो होगा, ओवरहेड कंडक्टर जो होगा, ओवरहेड इक्विपमेंट, उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा, तो दो टाइप से होगा। पहला हो जाएगा आपका बाय पेट्रोल बाय फुट, पैदल चल के, और दूसरा हो जाएगा इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन कार। ठीक है, इंस्पेक्शन कार के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो पहला में देखिए पेट्रोल बाय फुट में क्या है, लाइनमैन इक्विप्ड विथ हैंड signals and portable emergency telephones do fortnightly inspection of the entire section on foot। क्या करता है, जो लाइनमैन रहता है उसके पास इक्विपमेंट रहेगा, वह इक्विप्ड रहेगा, मतलब उसके पास इक्विपमेंट रहेगा, क्लियर है, उसके पास इक्विपमेंट रहेगा, टेलीफोन रहेगा। ठीक है, उससे क्या करेगा वह, मतलब पूरा जो सिग्नल से आपका क्या करेगा, पूरा OHE को वह चेक कर लेगा। और चेक करेगा कैसे, मतलब ऐसे जनरली बोला जाता है, अर्धवार्षिक किया जाता है ये 6 मंथ पे जनरली। ठीक ना, वो चेक करेगा पूरे सेक्शन को, एक एक सेक्शन जो बटा। अब ऐसा नहीं कि एक ही लाइनमैन चेक करेगा, उसके लिए अलग अलग बटा हुआ रहता है कि हाँ एक पोर्शन को वो चेक कौन लाइनमैन चेक करेगा, दूसरे पोर्शन को कौन करेगा, इस तरह से वो डिवाइड किया रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सारे सेक्शन को ऑन फुट, ये पैदल चल के ही चेक करता है। ठीक, वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार, किसी महीने में। ठीक है, एवरी सबसेक्शन इज foot patrolled by senior supervisor with a view to check the point neglected and verify the accuracy of reports of a lineman। देखिए क्या बोल दिया कि किसी भी मंथ में क्या करेगा, जो सीनियर सुपरवाइज़र रहेगा या इंजीनियर आप कह सकते हैं, वह क्या करेगा, हर एक सेक्शन को पैदल चल के वह भी चेक करेगा। ठीक है, कि जो रिपोर्ट दिया है
वह एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट है कि नहीं, जो आपने चेक किया है, जो भी आपने चेक किया और जो डेटा आपको मिला है, वो डेटा जो आपने मेंशन करके रिपोर्ट को आप सबमिट किए हैं अपने इंजीनियर के पास में, क्या वह डेटा आपका सही है या नहीं है, उस चीज़ को ध्यान से देखेगा। दूसरी बात कि आपने कौन से चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, होता है ना काम करते करते कोई चीज़ छूट गया, तो किस चीज़ को आपने नेगलेक्ट किया उस पर भी वो क्या करेगा, फोकस करेगा। तो ये पहला इंस्पेक्शन किस प्रकार से हो गया, पेट्रोल बाय फुट, पैदल चल के, ठीक है। दूसरा हो गया इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन कार। आप कभी देखते होंगे कि ऐसे ही मतलब चल रहा है ट्रेन और चल रही है, दो डब्बा या 3 डब्बा लगा हुआ रहता है मात्र, ठीक है। उसमें एक चिकित्सक कार रहेगा, मतलब हॉस्पिटलिटी के लिए कि किसी तरह का कोई दुर्घटना होगा तो उसमें रख के उसको हम इलाज कर पाएँ, ठीक है। और दूसरा एक और डब्बा है जिसमें कि इक्विपमेंट रहेगा, और ऐसे ही डमी टाइप से वह क्या है, ट्रेन रन कर रही होती है, चेक कर रहा होता है लाइन को। जनरली आप देखेंगे जब वहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे कि नया लाइन बन रहा है, वहाँ पे आप डेफिनेटली आपको मिलेगा, कभी देखिएगा। जनरली गया से क्यूल के बीच में डबल लाइन बन रहा है सर, तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अगर मिलता है तो, या ऐसे भी आपका जब इंस्पेक्शन किया जाता है तो किसी भी लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, द इंस्पेक्शन इज़ टू बी डन बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यह जो इंस्पेक्शन किया जाएगा इंस्पेक्शन कार में, वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा किया जाएगा ऑन एन इंस्पेक्शन कार के द्वारा, विच इज सेल्फ प्रोपेल्ड डीजल ड्रिवन रेल कार विथ प्लेटफॉर्म टू वर्क विथ, मतलब यह क्या रहेगा, एक सेल्फ प्रोपेल्ड रहेगा डीजल इंजन के सहारे। इसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको रन करवा रहे हैं, फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी से रन करवाएंगे मान लीजिए, तो फिर हम OHE को चेक कैसे करेंगे, OHE में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का कोई फॉल्ट है, तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इंस्पेक्शन कार रहेगा वह डीजल प्रोपेल्ड रहेगा, ठीक। और बाय डमी लोकोमोटिव पुल्ड बाय स्टीम और डीजल इंजन और बाय रिकॉर्डिंग कार। तो ये जो रहेगा आपका जो इंस्पेक्शन कार रहता है वह डमी लोकोमोटिव रहता है, ठीक। उसमें मतलब 2 कोचेज लगा दिए जाते हैं और एक इंजन रहेगा जो कि आपका डीजल इंजन रहेगा, ठीक। डमी लोकोमोटिव पुल्ड बाय स्टीम और डीजल इंजन। जनरली अब स्टीम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अब कोयला का यूज़ नहीं हो रहा है सर, आपका डीजल का यूज होता है, तो डीजल इंजन लगा देते हैं। या फिर बाय रिकॉर्डिंग कार उसी में लगा हुआ रहेगा। उसमें क्या होगा कि किस तरह का कोई फॉल्ट है तो उसको वो वैल्यू रिकॉर्ड करते रहेगा, कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना उसका मतलब कंजम्पशन हो रहा है, कितना करंट को वह कलेक्ट कर पा रहा है। इस तरह से हर चीज़ को वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया क्या, इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन कार में। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन को हम लोग चेक करेंगे। ध्यान दीजिए, मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है। मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है, कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन ज़रूरत का कितने टाइम पे हमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। जनरली बोला जाता है कि 3 महीने में इंस्पेक्शन होना चाहिए, 3 महीने के अंदर हम लोग को हर एक इक्विपमेंट को चेक कर लेना है, ठीक है। या आप पढ़े होंगे आप पेंटोग्राफ का मेंटेनेंस, तो उसमें भी आप ध्यान रखिए हर चीज़ लगभग 92 डेज़ के अंदर हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे भी 3 महीने के अंदर लगभग हो जाना चाहिए हर एक इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, मतलब चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो लो हाइट पे रहता है कॉन्टैक्ट वायर, उसको आप मंथली चेक करोगे, क्लियर। अब क्या क्या चेक करोगे इस चीज़ के बारे में देख लीजिए, ठीक है। मोर फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शंस एंड चेकिंग रिक्वायर्ड, ज़्यादा फ्रिक्वेंट मतलब काफ़ी कम टाइम में, ठीक है, तेज़ी से इंस्पेक्शन का ज़रूरत पड़ता है और उसको चेक करने का भी रिक्वायरमेंट रहता है। ए 3 मंथली शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। 3 महीने का मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वह इफ़ेक्टिव पाया गया है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर हमारा इक्विपमेंट को, जैसे एक इक्विपमेंट हो आज इंस्पेक्ट किया, तो आज के 3 महीने के अंदर फिर उसको चेक करना पड़ेगा, फिर 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जनरली 92 डेज रहता है, ठीक, इफेक्टिव। एंड हैविंग लो कॉन्टैक्ट वायर हाइट विल रिक्वायर मंथली इंस्पेक्शन। तो वैसा जहाँ पे कि आपका कॉन्टैक्ट वायर का हाइट कम है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथली जाके चेक करेंगे। जैसे कि अब टनल हो गया तो वहाँ पे हमारा ब्रिज हो गया, उसके नीचे में हमारा हाइट जो होता है लो कॉन्टैक्ट वायर का वहाँ पे कम होता है, तो उसको हम लोग जाके मंथली चेक कर लेते हैं, क्लियर। अब देखिए क्या क्या चेक करेंगे उस चीज़ को। पहला हम देखिए चेकिंग ऑफ ऑल बोल्ट्स एंड नट्स ऑफ OHE फॉर टाइटनेस एंड एग्जामिन फॉर एनी क्रैक्स। जो भी नट बोल्ट लगा हुआ रहेगा, ठीक है, नट बोल्ट हमारा कहाँ रहेगा, असेंबली में,
कैंटिलीवर असेंबली जो है या स्वेलिंग टाइप ब्रैकेट असेंबली जो है उसमें जो नट बोल्ट रहेगा या और भी जहाँ भी आपको नट बोल्ट लगा हो उसको आप चेक कीजिए। उसमें अगर किसी तरह का आप क्रैक पाते हैं, डैमेजेस पाते हैं, तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ अ clearances from fixed structure especially where clearances are low such as in tunnels। देखिए यहाँ पे आप क्लियरेंसेस दो प्रकार का हो गया। एक क्लियरेंस आपका कहाँ से, ग्राउंड से ओवरहेड वायर के बीच में, और दूसरा क्लियरेंसेस कहाँ से, पोल से लेके कॉन्टैक्ट वायर के बीच में, समझिए। तो उस दोनों को आप चेक कीजिए। अगर किसी तरह का कुछ पाया जाता है आपको डैमेजेस तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। जैसे कि आपका टनल के पास में हो गया, ब्रिज के पास में हो गया, वहाँ पे आपको जो होगा हाइट कम रहता है, ठीक ना, कम रहेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मंथली चेक करना है। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ अ हाइट ऑफ अ कॉन्टैक्ट वायर। जो कॉन्टैक्ट वायर का हाइट है वह चेक करना है आपको। ठीक, कॉन्टैक्ट वायर का हाइट चेक करना है। क्यों? क्योंकि सैग की वजह से हो सकता है हाइट डाउन हो जाए, या गर्मी के दिनों में टेम्परेचर के वजह से मान लीजिए जो ऑटोमेटिक टेंशनिंग लगाए थे उसमें हो सकता है किसी तरह का कोई फॉल्ट आ गया है या वह वर्क ही नहीं कर पा रहा ऑटोमेटिक टेंशनिंग, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट वायर का हाइट होगा क्या होगा, सैग आ जाएगा, उसमें घट जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ ओवरलैप जो बना है उसको आप चेक कीजिए। चेकिंग ऑफ इंसुलेटर जो लगा हुआ है, हर बहुत जगह इंसुलेटर लगा हुआ है ना, कैंटिलीवर असेंबली में भी आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, फिर आप जब ऑटोमेटिक टेंशनिंग कर रहे हो उसमें इंसुलेटर लगा हुआ है, सेक्शन इंसुलेटर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है ओवरलैप जहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका न्यूट्रल सेक्शन में लगा हुआ है। तो जहाँ भी इंसुलेटर लगा होगा हम हर एक इंसुलेटर को चेक करेंगे। अगर उसमें किसी तरह का कोई क्रैक पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट, लुब्रिकेटिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ ए काउंटर वेट्स एंड पुली ब्लॉक्स। देखिए ये चीज़ आप कह सकते हैं किसमें, जो आप ऑटोमेटिक टेंशनिंग यूज़ करते थे, तो ऑटोमेटिक टेंशनिंग में हम लोग क्या करते थे, इस साइड में हम लोग वेट लगाते थे ना, कुछ ऐसा वेट लगाते थे, और यहाँ पे हमारा कुछ क्या रहता था, पुली रहता था, जिसमें कि हमारा ये कॉन्टैक्ट वायर हमारा और कैटनरी वायर दोनों खींचा हुआ रहता था। ये जनरली ये वायर हमारा क्या रहता था, खींचा हुआ रहता था, कॉन्टैक्ट वायर भी खींचा हुआ रहता था। क्यों? ताकि टेम्परेचर कंपनसेट हो जाए, सैगिंग हमारा नहीं हो। इसमें हमारा देखेंगे कि ग्रीसिंग वगैरह थोड़ा बहुत डला होता है मूवमेंट के लिए, ताकि फ्रिक्शन कम हो, तो उसको चेक करेंगे। और वेट को चेक करेंगे कि प्रॉपर वेट हमारा मतलब है कि नहीं है, वर्किंग में है या फिर बस ऐसे ही लगा हुआ है, हमारा वर्क नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों को चेक करेंगे। पुली ब्लॉक जो होगा, यहाँ जो पुली होगा उसको भी हम ठीक से चेक कर लेंगे, ताकि कि भविष्य में कभी कोई फॉल्ट नहीं हो। नेक्स्ट, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शनिंग स्विचेस, ग्रीसिंग ऑफ ब्लेड्स एंड अदर मूविंग पार्ट्स। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी जो आइसोलेटर यूज़ कर रहे थे वो सारा चीज़ को भी आपको इसी में आपको चेक करना है, या और भी कोई सेक्शनिंग स्विच लगा हुआ है तो उसको भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसमें अगर मान लीजिए लगे आपको कि ग्रीस कम है, तो आप उसमें क्या करेंगे, ग्रीस पुट करेंगे ताकि फ्रिक्शन कम हो। क्लियर है। आगे और देखते हैं, अभी कुछ बचा हुआ है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, चेकिंग द ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर स्विचेस विथ पर्टिकुलर अटेंशन ऑफ अर्थिंग। जो आपका आइसोलेटर स्विच लगा हुआ है आप उसको चेक कीजिए, और जो आइसोलेटर होगा वह अर्थ किया हुआ रहता है, तो आप अर्थिंग को भी प्रॉपर चेक कीजिए कि हमारा जो आइसोलेटर है वह अर्थ किया हुआ है या नहीं, ठीक है, प्रॉपर अर्थिंग है उसमें या नहीं है। अब देखिए आता है पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है एक तरह से कि रीअसेंबल करना, जो भी इक्विपमेंट है आपको उसको रीअसेंबल करके आप चेक कीजिए। देखिए इसमें Following schedule of works is carried out in addition to quarterly और half yearly schedule। तो जो हमारा पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग के अंदर आएगा उसको या तो आप क्वार्टरली कीजिए या फिर हाफ ईयरली, मतलब या तो 3 महीने में कीजिए या तो 6 महीने में आपको करना ही करना है। जैसे कि चेकिंग ऑल फिटिंग्स ऑन कैंटिलीवर असेंबली। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर में सिर्फ चेक किए थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारा फिटिंग्स जितना भी आपका आर्म था, रजिस्टर आर्म था, ट्यूब था लगा हुआ जो कॉन्टैक्ट वायर में कनेक्टेड था, फिर आपका स्ट्रिंगिंग किया हुआ था, ठीक है, तो सारे आर्म को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। जितने नट्स बोल्ट्स होंगे उसमें उसको हम खोल के चेक करेंगे। ठीक, आगे देखिए, चेकिंग एंड एडजस्टिंग दी हाइट। जो कॉन्टैक्ट वायर और ग्राउंड है उसके बीच का हम हाइट चेक करेंगे। हाइट में अगर हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मिलता है, मतलब ज़्यादा सैग हो गया, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा,
ओपन किसको, जहाँ की कैंटिलीवर असेंबली से आप जो कनेक्ट किए हुए हैं तो वहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। फिर जाके ऑटोमेटिक जो टेंशनिंग डिवाइस है वहाँ पे जाके हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो वो सबको हमें चेक करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट, जितना सारा इक्विपमेंट है सब के सब अर्थ किया हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा इसे। अगर अर्थ नहीं रहेगा तो अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट आया तो जो लोग होंगे वो आर्ट हो सकते हैं, मतलब वो एक्सीडेंट उनके साथ हो सकता है, लेकिन अगर अर्थ किया है तो वह बच सकते हैं। तो इसलिए जितना सारा इक्विपमेंट है अर्थ किया हुआ रहेगा, तो हमें अर्थिंग भी प्रॉपर चेक करना है हर एक इक्विपमेंट का। नेक्स्ट, ऑल ड्रॉपर्स शुड बी चेक्ड फॉर देयर वर्टिकल पोजीशन। कर लीजिए, तो जो आपका ड्रॉपर लगा हुआ है क्या हुआ, हमारा वर्टिकली लगा हुआ है या नहीं, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि आपका सिमट के एक जगह आ गया हमारा ड्रॉपर, क्योंकि मूवमेंट और वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है ऐसा कि ड्रॉपर आपका एक जगह आ जाए बीच में, ठीक है। तो ड्रॉपर का वर्टिकल पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर आपको कुछ मिलता है उसमें तो उसको भी हम खोल के फिर से सही करेंगे। चेक ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ ऑटोमेटिक टेंशनिंग अरेंजमेंट एंड द वैल्यू ऑफ अ टेंशन। देखिए जो ऑटोमेटिक टेंशनिंग है उसका तो एक तो पहले वैल्यू नोट करेंगे कि जितना वैल्यू था उतना ही है कि उससे कम हो गया, है ना। तो अब मान लीजिए ये जो और फ्री मूवमेंट था, पुली जो लगा हुआ था वो क्या ऑटोमेटिक टेंशनिंग, वेट लगाने की वजह तो ऑटोमेटिक मूव कर रहा था ना, इसलिए तो नाम हम लोग रख दिए थे ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस। जब भी हमारा सैग बढ़ने लगता था तो इधर टेंशन की वजह से खींच लेता था, सैग हमारा घट जाता था, इसलिए ना। तो वहाँ पे हम उसका फ्री मूवमेंट जो पुली लगा हुआ होता है उसको हम जाके चेक करेंगे कि क्या वहाँ पुली में तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है उसमें तो जाके फिर हम पुली को ओपन करेंगे, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, इंसुलेटर वगैरह सबको ओपन करके फिर से टाइट करेंगे, उसके नट बोल्ट को चेक करेंगे हम लोग, ठीक। और फिर दोबारा उसको रीअरेंज कर देंगे, फिर असेंबल बोलते हैं उसको। ऑल बोल्ट्स एंड नट्स आर ओपनड वन बाय वन एंड एग्जामिन्ड शेयरिंग ऑफ थ्रेड्स एंड वियर एंड टियर ऑन द बोल्ट्स। देखिए ये क्या बोलता है, जितना भी नट बोल्ट होता है सबको हम ओपन किए, ठीक है, चेक किए। क्योंकि अब देखिए काफ़ी टाइम के बाद जब लगा हुआ रहता है तो आप देखिएगा कि उसका जो थ्रेडिंग रहता है वो समाप्त हो जाता है, तो नट बोल्ट जो होता है लूज हो जाता है उसी थ्रेडिंग समाप्त होने की वजह से या घिस जाने की वजह से। तो हम उसको चेक करेंगे, अगर हमें लगता है कि उसमें अगर कोई किसी तरह का कोई वियर एंड टियर है, मतलब घिसाव है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। या हम देखें कि उसका थ्रेड खराब हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये सब किसके अंदर आएगा सर, ओवरहोलिंग के अंदर आएगा आपका। ध्यान दीजिए, अब देखिए जो भी इंसुलेटर है यहाँ पे देखिए, इंसुलेटर को जो है क्लीन करते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा कह सकते हैं, जहाँ पे कि आपका कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो जाना है, उसके बाद आगे कोई लाइन नहीं होगा, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लोज एग्जामिन ऑफ इंसुलेटर आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है। मतलब जो इंसुलेटर, अब देखिए यहाँ पे क्लीनिंग से क्या मतलब है, इंसुलेटर जो लगाया जाता है अगर उस पर डस्ट बन जाता है तो हमारा जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होगा वो घट जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको फिर से साफ़ कर दीजिएगा, क्लीन कर दीजिएगा, तो हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस फिर बढ़ जाता है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है मतलब उसके बीच में फिर करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर डस्ट वगैरह जम जाए तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट जाता है, रेसिस्टेंस घट जाता है, मतलब करंट फ्लो करने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इंसुलेटर जो होता है उसको हम साफ़ कर लेते हैं, फिर उसको हम चेक कर लेते हैं, क्लीन करते हैं। एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड क्लीनिंग वायर, जहाँ पे टर्मिनेट होना है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर को और कैटनरी वायर को टर्मिनेट हो रहा है, वहाँ पे भी हम जाके उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं और क्लीन कर देते हैं। क्योंकि जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे भी हमारा इंसुलेटर लगा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि उसके आगे तो जाना नहीं है, तो जहाँ तक इंसुलेटर होगा वहाँ तक सप्लाई जाएगा, उसके आगे फिर हमारा सप्लाई नहीं जाएगा। चेक करके हम लोग फिर उसको अरेंज कर देते हैं, मतलब असेंबल कर देते हैं। चेकिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ सेक्शन इंसुलेटर, जो भी सेक्शन इंसुलेटर होगा आपका जहाँ भी लगा होगा उसको आप चेक करेंगे और उस हिसाब से अगर जो डिज़ायर्ड होगा उसको हम फिर एडजस्ट भी करेंगे। हो सकता है मान लीजिए सेक्शन इंसुलेटर में कोई नट बोल्ट लूज हो गया और कैटनरी वायर से नीचे आ गया, मतलब जो कैटनरी वायर और सेक्शन इंसुलेटर सब एक हाइट पे रहता है लगा हुआ, तो एक हाइट पे ना रह के हो सकता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रनर जो आपका नट बोल्ट से टाइट था उसमें किसी तरह कोई परेशानी आ गया तो उसको भी हम चेक करके क्या करेंगे, सही करेंगे। लगभग देखिए क्या हो जाता है, आपको जितना भी आपको किया जाता है टेस्ट, उसमें से लगभग 10% जो भी फिटिंग इक्विपमेंट होगा उसको चेंज किया जाता है नया वन के साथ, ठीक है। अबाउट 10% ऑफ फिटिंग्स आर टू बी डिसमेंटल्ड एंड रिप्लेस्ड विथ न्यू वंस, ठीक। लगभग 10% जो इक्विपमेंट होगा, जो फिटिंग्स लगा हुआ होगा, उसको हम क्या करेंगे, नए से चेंज कर देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है इस चीज़ को समझिए।
ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि एक ही बार में सारा हम इक्विपमेंट चेंज कर दें। धीरे धीरे ही क्या होता है, चेंज किया जाता है। तो हम क्या कर दिया, एक बार जब मेंटेनेंस होता है तो 10% इक्विपमेंट लगभग हम क्या किए, चेंज कर दिए। अब नेक्स्ट बार जब मेंटेनेंस होगा तो फिर 10% इक्विपमेंट हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो, काम में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जो सप्लाई चल रहा है जो कंटिन्यू चलते रहेगा। अब मान लीजिए कि हम नया वाला नहीं लगाते हैं, पुराना वाला में ही हम लोग खींचे जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी तरह का कोई फॉल्ट हो, और फॉल्ट आने की वजह से हो सकता है लंबे समय तक हमारा लाइन डिस्टर्ब रहे। समझ में आई बात? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लगभग 10% जो होता है इक्विपमेंट, उसको हम नए के साथ रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा था मेंटेनेंस पोर्शन, जो कि OHE का मेंटेनेंस करते हैं या रिपेयरिंग करते हैं, तो उसके बारे में आपने देखा। अब एक बार आराम से इसको पढ़िएगा, क्योंकि है पूरा थ्योरी पार्ट्स है। जब तक आप एक एक करके नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जब नहीं समझ में आएगा तो आप हमें पूछ लीजिएगा, जैसे भी हो। कॉल नंबर है आपके पास, कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।